के बारे में। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद मीना है। मैं ग्रामोत्थान संस्था का अध्यक्ष हूँ और ये संस्था हमने 2020 में बनाई थी और 2020 में इसको जो बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जितने भी जो बड़ी चीज़ें हैं उनको हम लोग सरकार के साथ टेकअप कर सकें। तो सबसे पहले हमने जो पांचना डैम, एक करौली डिस्ट्रिक्ट के पास में जो बना हुआ डैम है, उससे करीब 17 सालों से पानी नहीं रिलीज हो रहा है। उसके लिए पहले कोशिश की हमने सब लोगों से मिलकर उसको पानी को खुलवाया जाए, परंतु जब वो संभव नहीं हो पाया तो हमने एक PIL दायर की। तो 14/825/2020 एक PIL है। उस PIL में 2022 जुलाई 2022 में कोर्ट ने आदेश दिया कि नहरों में पानी खोला जाए, और जब वो पानी उसके बाद भी नहीं खुला तो पानी नहीं खुलने के उपरांत फिर हम लोगों ने एक कंटेम्प्ट दायर किया है। तो कंटेम्प्ट में जो करौली के कलेक्टर और करौली की SP पिछली 5 हियरिंग से लगातार कोर्ट में वो उपस्थिति दे रहे हैं, और मेरे को ये पूरा भरोसा है कि जो आने वाला रबी फसल का सीजन है उसमें हम लोग जो रबी फसल का सीजन है उसमें पानी खुलेगा पांचना की नहरों में। तो ये तो एक संक्षिप्त में एक बात हुई जो अभी हमने काम किया है। इसके साथ में मैं रेलवे में ADRM था पहले, और जब चीफ मैकेनिकल इंजीनियर था तो मैंने BRS लिया इसी साल जनवरी में, और उसके बाद से मैं लगातार गांवों में जा रहा हूं और चीज़ों को समझ रहा हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो खासकर जो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र है उसको मैंने बहुत एक्सटेंसिव दौरा किया, और ERCP के संबंध में भी गंगापुर के आसपास या अन्य स्थानों पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में वार्तालाप किया, और वो वार्तालाप की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। तो मुझे लगा कि गंगापुर का जो प्रेस मीडिया है, प्रेस और मीडिया की बहुत बड़ी योगदान है लोगों को जागरूक करने में, अपनी सही बातों को पहुंचाने में। यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ कि ERCP का इतना गंभीर मुद्दा है, उसको मंत्री लोग भी हंसी में उड़ा रहे हैं, जबकि ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, लोगों के हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस सब को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ERCP को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं जो ERCP है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, उसके बारे में संक्षिप्त में आप सबको बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट चंबल नदी में जो व्यर्थ पानी बहता है उस पानी को उपयोगी पानी बनाने की एक योजना है, और ये पानी 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी उसमें हर साल जाता है। पिछली वर्ष तो 38,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी गया, तो 20,000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भी आप ये समझे कि जो पांचना डैम है उसकी कैपेसिटी 60 MCM, तो 60 MCM और ये 20,000 MCM, मतलब करीब 333 पांचना डैम के बराबर पानी हर साल व्यर्थ बह जाता है चंबल में। अब ये पूरी गंभीरता को हम लोग अगर देखें तो जयपुर से जो ईस्टर्न पार्ट का राजस्थान है उसको हम कहें पूर्वी राजस्थान, और जयपुर से पाकिस्तान बॉर्डर का जो राजस्थान है उसको हम बोले पश्चिमी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान पहले बड़ा हरा भरा होता था, बारिश होती थी और यहाँ पे पानी काफ़ी अच्छा था, लोग खुश थे, पैदावार अच्छी हो रही थी। पर कालांतर में बारिश का लेवल कम हुआ, यहाँ काफ़ी डेजर्ट जैसी स्थिति पैदा होने लग गई। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जयपुर से लेकर उधर पाकिस्तान बॉर्डर तक, जैसलमेर, बाड़मेर, वहाँ पर नहर का पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल का, और उसको पानी के आने के कारण वहाँ पूरा ग्रीन होता जा रहा है। तो वो करीब 1000 किलोमीटर चल के नहर में पानी आ रहा है, तो उससे हमको एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि ईस्टर्न पार्ट में भी हम कुछ करें। और इसी संदर्भ में सरकार ने 2016 में एक ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बनाया, तो उसको 2000 CWC में भेजा। CWC के बाद में इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, और 2017 से प्रारंभ होकर 2023 में ये काम पूरा होना था, पर आज अपन 2023 में बैठे, अभी काम पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ। तो ये जो ईस्टर्न राजस्थान के लोग हैं उनके साथ में बहुत ही बड़ा धोखा है, उनके साथ में सरकार, जितने भी जो लोग हैं, नेता है, वो ठीक से उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में क्या होगा? ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 3 चीजें हैं। पहली चीज कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होगा 13 जिलों में, और जो 2051 तक की पानी की रिक्वायरमेंट है उसको असेस किया हुआ और उसमें पानी मिलेगा। इन 13 जिलों में उधर कोटा, बूंदी,
झालावाड़ 12, 4 वो डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, एक सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, ये पोर्शन हो गया। और उधर से बूंदी, ये टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर। तो इस प्रकार ये 13 डिस्ट्रिक्ट की ड्रिंकिंग वाटर की परियोजना है। दूसरा इसमें सिंचाई की परियोजना है, इसमें 2.8 लाख हेक्टेयर, 2.8 लाख हेक्टेयर में 0.8 लाख हेक्टेयर तो पुराना सिंचाई क्षेत्र है और 2 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र सृजित होगा। 2 लाख हेक्टेयर का अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 लाख बीघा जमीन, तो 8 लाख बीघा जमीन की सिंचाई हो सकेगी और एक्स्ट्रा, और जो 0.8 लाख हेक्टेयर है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो उससे करीब बहुत ज़्यादा किसानों को, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, पुराना सवाई माधोपुर जिसमें करौली भी शामिल है, और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और साथ में जो व्यवसाय है, उद्योग है, तो उद्योग के लिए भी पानी की सप्लाई होगी। तो ये इसमें 3 पर्पज है, पहला ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा कृषि और तीसरा उद्योग के लिए ये पानी की सप्लाई होगी। तो ये ईस्टर्न राजस्थान जो कैनाल प्रोजेक्ट है, अब इसको अगर हम लोग देखें कि ये इसकी क्यों आवश्यकता है, राजस्थान जो स्टेट है, लैंड के एंगल से हम लोग अगर इसको देखते हैं तो लैंड का एरिया करीब 10.4% है। राजस्थान की जो लैंड है, भारत के लैंड का 10.4% भूभाग है, लेकिन पानी केवल 1.04%, मतलब कि करीब पानी 1/10 है जितना पानी उपलब्ध है। पानी मतलब एवरेज पानी उपलब्ध है हमारे देश में। तो राजस्थान का जो पानी है, राजस्थान में पानी 1/10 भाग है। एक बात तो ये हुई कि हमको पानी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, हमारे यहाँ पर 21.69 मिलियन हेक्टेयर का ऐसा एरिया जिसमें बुवाई होती है, जिसमें क्रॉप होती है। ये इंडिया में सबसे बड़ा एरिया है किसी स्टेट में, 21.69 मिलियन हेक्टेयर। तो इतना जो एरिया है, और उसका केवल 7.2%, 1.52 मिलियन हेक्टेयर ही नहर से सिंचित होता है, जो कि बहुत बड़ा स्कोप है। करीब 92% से ज़्यादा तो हमारे जो स्टेट है उसमें नहर से सिंचित नहीं होता है। तो यहाँ पे नहर का बहुत बड़ा उपयोग है। तीसरी बात कि जो पानी है, हमारे यहाँ पर 295 ब्लॉक बनाए हुए हैं ग्राउंड वाटर, उनमें से 203 जो ब्लॉक है वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में आ चुके हैं, मतलब उनका क्रिटिकल दोहन हो चुका है और ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में हम पानी नहीं ले पाएंगे ग्राउंड वाटर से। तो ये 3 कारण मैंने बताया जिसकी वजह से हमको पानी नदी से लेना बहुत वांछित है, बहुत आवश्यक है। और अब ये जो बात है कि स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमने इसको सेंटर में भेजा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने इसमें 2 चीज़ों को चेंज करो, कि एक तो इसका जो वाटर की डिपेंडेबिलिटी है, इस समय ये 50% डिपेंडेबिलिटी बनी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि 75% पे करिए सेंट्रल गवर्नमेंट, और दूसरा करें मध्य प्रदेश की एनओसी चाहिए। ये दोनों को मैं एकदम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि पहले डिपेंडेबिलिटी को आप ये समझें कि डिपेंडेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जितना ऊपर डिपेंडेबिलिटी होगी पानी किसी प्रोजेक्ट में उतना ही कम मिलेगा। इसका मतलब जैसे 50% डिपेंडेबिलिटी है, अभी इन्होंने 3510 MCM असेस किया कि हमको 3510 MCM पानी मिल जाएगा, और अगर अपन इसको कर देते हैं 75% डिपेंडेबिलिटी पे तो केवल 1724 MCM मिलेगा। तो ये करीब करीब आधा हो गया, जो 3510 का आधा ही कम हो गया, और जो ड्रिंकिंग पानी की रिक्वायरमेंट है वो ही करीब 1725 है। तो कुल मिला के आपका ये योजना ड्रिंकिंग वाटर की योजना रह जाएगी, इसमें से कोई सिंचाई नहीं हो सकती अगर इसको 75% पे करेंगे। तो हमको 75 पे क्यों नहीं करना चाहिए? मैं तो ये बोलता हूँ कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पे 1/10 भाग पानी है, पूरे के पूरे जो हमारे पानी के ब्लॉक है वो क्रिटिकल हो चुके हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चंबल नदी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो 1 महीने में बह के पूरा पानी निकल जाता है। चंबल नदी बहुत हाई फ्लो की रिवर है और वो पानी 1-2 महीने में ही निकलता है। मतलब इस नदी से आप अधिक से अधिक जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पानी ले सकते हो। पिछला जितना भी डेटा देखा है उसमें जो अधिशेष पानी होता है, सरप्लस वाटर, वो इन 3 महीने में लेना होता है। तो अगर आप 3 महीने में पानी लोगे तो आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
आप अगर डिपेंडेबिलिटी बढ़ा दोगे तो पानी की रिक्वायरमेंट असेसमेंट कम हो जाता है और आपका जो ऊपर पूरा जो डिपेंडेबिलिटी है, जो पानी की आवक है वो कम हो जाएगी और हमारा कम आवक से कोई फायदा नहीं है। राजस्थान में तो मैं बोलूँगा कि ये 50% की जगह और 33% और 25%। 50% का मतलब ये है कि कम से कम 50% टाइम उतना पानी अवेलेबल होगा। 75% का मतलब है 75% टाइम। 33% मतलब 3 साल में एक बार उतना पानी अवेलेबल होगा। तो राजस्थान जैसे राज्य में जो स्पेशल राज्य है पानी के हिसाब से, तो यहाँ पर तो बिल्कुल 50% जो सरकार ने दिया है ऑलरेडी, जो डीपीआर बनी हुई है वो एकदम फिट है। उसके ऊपर ही इनको काम करने की आवश्यकता है। उसके मैंने कई सारे कारण आपको गिनाए। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की अनुमति थी। वर्ष 2005 में 12वीं एक इंटर स्टेट मीटिंग हुई थी। इंटर स्टेट पानी के संबंधित जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उसका कंफर्मेशन हुआ 13वीं मीटिंग में 13.1 एक पैरा है, उसमें ये लिखा है कि जो कोटा बैराज के डाउन में अगर कोई स्टेट अपने यील्ड से जो पानी की योजना बनाना चाहता है, दूसरे स्टेट की 10% यील्ड और अपने स्टेट की पूरी यील्ड, उसमें अगर आप योजना बनाते हो तो उस योजना में आपको कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से उस मिनट्स में नोटेड है। और उस मिनट्स में दोनों चीफ मिनिस्टर मौजूद थे और बहुत सारे मंत्री मौजूद थे, सभी सेक्रेटरीट के जितने भी और वरिष्ठ अधिकारी है चीफ सेक्रेटरी से मिलाकर, और तो सब लोग थे। और उसमें ये नोटेड है 13.1 में ये नोटेड है कि कोई आवश्यकता नहीं है अगर कोटा बैराज के डाउन में बनाना है, और ये कोटा बैराज के डाउन में बनानी है। तो ये दोनों ही मुद्दे जो 75% डिपेंडेबिलिटी की बातें कर रहे हैं 50 की जगह, और मध्य प्रदेश की एनओसी, ये केवल अटकाने की बातें हैं। इसमें कोई इस प्रकार की बात होनी नहीं चाहिए। तो हम सब लोगों को आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि हम एक जन जागृति लाएं, लोगों को सही बात बताएं कि नेता लोग गुमराह कर रहे हैं, केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जबकि ये पानी वेस्ट हो रहा है। पुराने जमाने में नाव से सिंचाई होती थी, इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोटर नहीं थी। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, पंप अवेलेबल है, मोटर अवेलेबल है, हाई डायमीटर के पाइपलाइन अवेलेबल है। तो ये पानी हर तरह से संभव है इसको उठाना, पहले संभव नहीं था, लेकिन आज की डेट में संभव है। और लकी बात यह है कि हमारे पास में सरप्लस पानी अवेलेबल है, पास एकदम चंबल में होके राजस्थान के बॉर्डर में 150 किलोमीटर पानी बहता है। तो ये जो बरसात में पानी वेस्ट हो रहा है, उस वेस्ट पानी को यूजफुल पानी बनाने की ये योजना है, ये नेताओं को समझना चाहिए। और ये जनता को भी इनसे हर बार प्रश्न करना चाहिए। जितने भी हमारे एमपी है, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उनसे पूछना चाहिए कि भाई ये आप क्या इसमें कर रहे हो। इसी प्रकार जो राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग फंड दे रहे हैं, पिछली बार उन्होंने 9,000 करोड़ दिया, इस बार 12,000 करोड़ या 14,000 करोड़ देने की बात कर रहे हैं। अब उनमें से जो एक नवनेरा में एक बैराज बन रहा है, उसके बाद में फेज 1 में ही जो डूंगरी में डैम बनना था, वो डूंगरी का डैम का काम अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया। उसकी जगह ईसरदा में ड्रिंकिंग वाटर के लिए बना रहे, जबकि सिंचाई के लिए डूंगरी में डैम बनाना है। तो डूंगरी डैम को राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर सेंटर पैसा नहीं देगी तो हम करें, तो वो को डूंगरी में डैम बना के करें। और अगर ये सेंट्रल परियोजना घोषित हो जाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए, तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने से 90% पैसा सेंटर से मिलेगा, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। कैन बेतवा करके एक प्रोजेक्ट पहले से ही सिमिलर प्रोजेक्ट है, कैन बेतवा, चंबल कैन बेतवा, कैन बेतवा अलग है। तो वो कैन बेतवा का जो प्रोजेक्ट है, वो दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, और राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके 90% का उसको सहयोग किया जाएगा। तो ये ईआरसीपी के संबंध में हम लोगों को ये कहना है, हर नेता से ये पूछे कि ये बर्बाद होने वाले पानी को उपयोगी पानी में बदलने की एक परियोजना है, इसको तुरंत किया जाए। राजस्थान में पानी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, केवल नेताओं की विल पावर और आपस की लड़ाई अगर वो समाप्त कर दे तो ये पानी आ सकता है। और गंगापुर के हम लोग रहने वाले हैं, गंगापुर विधानसभा का 80,000 बीघा जमीन भरेगी, और 80,000 बीघा जमीन भरने से करीब साल में 200 करोड़ रुपए का लाभ होगा किसानों को लाभ होगा तो वो बिजनेस में आएगा या दुकानों पे सामान खरीदेंगे, तो हर वर्ग को इसका फायदा होगा, मजदूर को भी फायदा होने वाला है।
तो ये जो ERCP का एक बड़ा बात मैं करने वाला था, तो ये ERCP की मैंने बात की। 5 नाले के पानी की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रामोत्थान संस्था की ओर से जो PIL दायर की है, उस PIL को हम लोग पूरा परस्यू कर रहे हैं। उसमें कंटेम्प्ट लगाया हुआ है, तो उस कंटेम्प्ट को भी वो कर रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस बार एक बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। एक और चीज मैंने देखी पानी से ही संबंधित, दोनों चीज पानी की बात करी, तीसरी भी पानी की, जल जीवन मिशन। पूरे विधानसभा क्षेत्रों के अधिकतर गांवों में और गंगापुर सिटी, बजीरपुर, तलावड़ा सबकी बात कर रहा हूं, पानी की टंकी बनी हुई है, पाइपलाइन डाल दी, लेकिन पानी नहीं आ रहा। और उसका मुख्य कारण यह है कि जो चंबल से पानी लिफ्ट करना है, जहां से कलेक्शन पॉइंट है, फिल्टर पॉइंट है, वहां पे टेम्पररी पाइपलाइन लगाई गई है। वो 400 mm की पाइपलाइन से करीब 6 MLD पानी आ रहा है, 6 मिलियन लीटर पर डे, जबकि पानी आना है करीब रिक्वायरमेंट है 25 MLD की। जब आप कलेक्टिव 1/4 कर रहे हो तो आप सप्लाई कर नहीं सकते हो। और तो इधर पानी की पाइपलाइन और टंकी बनाने का क्या फायदा जब तक कि आप का सप्लाई पूरी नहीं करते हो। तो ये गवर्नमेंट के बहुत सारे पैसे हैं जिनकी टोटल बर्बादी हो रही है, और सरकार के जो नेता है, अधिकारी है, उनको ध्यान देना चाहिए। एक और किसानों से संबंधित मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होना। आसपास के सभी जगह खरीद हुई, बावनवास में खरीद हुई, नांदोती में खरीद हुई, लालसोट में खरीद हुई, लेकिन गंगापुर विधानसभा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले तो खरीद बहुत देरी से प्रारंभ हुई, और बहुत ही न्यूनतम खरीद हुई या हुई नहीं, ये मान लो ना के बराबर। तो मेरा ये गुजारिश यहाँ रहेगा आप लोगों के माध्यम से कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद को पुनः प्रारंभ करें, और ये खरीद दोबारा से हो। और अभी खरीद क्यों नहीं हुई, तो जो भी लोग इसमें दोषी है उनके विरुद्ध में कार्रवाई होनी चाहिए। रोड और ड्रेनेज और सफाई, ये गंगापुर जो सिटी है, बड़ा शुद्ध नाम है गंगापुर, लेकिन लोगों ने इसको गंगापुर बना दिया। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ये जो सिटी है, ये बहुत ज्यादा इसको गंदाई कर दिया है। आप जहाँ देखो वहां पे नाली, सब चौक है। आप थोड़ी बरसात हो जाती है, किसी भी रोड पे देख लो, पूरा पानी भर जाता है, कोई आवागमन के साधन बंद हो जाते हैं। तो क्यों नहीं इतने सालों से, जब हम लोग आज़ादी के अमृत काल में है, 75 वर्ष आज़ादी को हो चुके हैं, और उसके बाद भी गंगापुर सिटी के ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो सकता? ऐसा क्या कारण है? तो जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदार लोगों को बहुत शर्म आने की जरूरत है कि उनके पद पर रहते हुए ये काम नहीं हो रहा है। यहाँ सफाई का हाल बहुत ही बेहाल है, आप भी सब फील करते होंगे। सफाई, ड्रेनेज, और जो सड़क पे बहुत सारे गड्ढे हैं। तो ये एक चीजें, अच्छा ये यही हाल नहीं है, किसी भी आप गांव में जाओ, गंगापुर विधानसभा के सब जगह हाल ऐसा ही है। पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, नागरिक लोग बहुत ही दुखी है, पर वो उनको लगता है हताशा का एक माहौल है, उनको लगता है चीजें सही नहीं होगी। तो ये एक चीज है। एक किसानों से जुड़ी एक और समस्या है गायों से संबंधित। जो गाय है, जो पालतू नहीं है, जिनको लोग बाहर छोड़ दे रहे हैं, गाय और जो मेल वाले जो सांड है, तो वो भी किसानों को बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। मैं एक दिन छोटी उदय गया था, वहां पे लोग कयास लगा रहे थे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो गायों का भी एक समाधान हो, तो इसमें गौशाला खोलना चाहिए। गवर्नमेंट को जितनी जमीन है, गौशाला खोल के उनको संचालित करें, उन गायों को उसमें रखें, तो किसानों को भी लाभ होगा और गायों की परेशानी भी सॉल्व हो सकती है। और ये काम तो यहाँ के लोगों को और यहाँ के राजनेताओं को कराना चाहिए, लेकिन वो नहीं करा रहे। ये पूरा एक बहुत बड़ी समस्या अभी भी है। सरकारी स्कूलों की खस्ता स्थिति, जितने मैं आपको मेरे गांव पिलोदा की स्थिति बता रहा हूँ, जो वहां पर एक गर्ल्स स्कूल है, उसको 5 कमरे हैं उसमें और 11 कक्षा है। अब आप सोच सकते हो कि 5 कमरों में 11 कक्षा कैसे बैठेंगे? या तो बरामदे में बैठते हैं, या एक कक्ष में 2-2 बच्चे बैठते हैं। कल हम लोग जहां भी गए, जयपुर में गए, कड़ी झोपड़ी गए, जहां देखो कक्षों की बहुत कमी है, और कक्ष है उनमें लीकेज हो रहा है, फर्नीचर नहीं है। इवन जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, उनको भी बैठने को फर्नीचर नहीं है गंगापुर विधानसभा के स्कूलों में। और जहां फर्नीचर है, टीचर्स ने उसको चुपचाप रूम में बंद कर रखा है। उनको लगता है बोर्ड के एग्जाम के लिए रखेंगे, नॉर्मल में फर्नीचर नहीं। 12वीं क्लास के बच्चे सरकारी स्कूल में नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। ये कितनी दयनीय स्थिति है। इस स्थिति में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो सरकारी स्कूलों की ऐसी स्थिति होने से
1 से लेके 5वीं कक्षा तक, जहाँ 10,000 की पॉपुलेशन है पिलोदा में, वहाँ केवल 12 बच्चों ने एडमिशन लिया है। 1 से 5 कक्षाओं में 12 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ 10,000 की पॉपुलेशन है। लोगों का सरकारी स्कूल से विश्वास उठ चुका है, जबकि बहुत सारी सैलरी दे रहे हैं टीचर्स को। स्कूल की हाल खराब, और जगह भी यही हाल है। अस्पताल और चिकित्सा की सुविधाएं, मैं आज एक दिन रात को भी गया था गंगापुर सिटी अस्पताल में, आज भी जाके आए। गांवों के अस्पताल को भी, आप सब लोग भी हॉस्पिटल जाते होंगे, आपको भी लगता होगा कि हॉस्पिटल्स का हाल अच्छा नहीं है। जो एम्बुलेंस एमएलए ने दी थी, वो एम्बुलेंस 1.5 साल पहले दी। एम्बुलेंस, अच्छी एम्बुलेंस इस समय एकदम खड़ी खराब हो रही है, क्योंकि उनमें ड्राइवर नहीं है। तो बिना ड्राइवर के एम्बुलेंस का क्या फायदा। खंडीप और पिलोदा की दोनों एम्बुलेंस, और जगह की होगी पर मैं 2 उदाहरण देके आपको बता रहा हूँ, दोनों एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है, एम्बुलेंस चल रही नहीं है क्योंकि ड्राइवर नहीं है। तो ऐसी एम्बुलेंसों का क्या फायदा। एक दिन मैं गया था कटकर, एक गांव है यहाँ पे फलवाड़ा, खंडीप के पास। फलवाड़ा में कम से कम 30 से ज्यादा लोग स्मैक पीते हैं और लोग बेहद दुखी है, और गांवों में स्मैक की प्रॉब्लम है। अब पिलोदा में प्रॉब्लम है। अब युवा इतने खराब हो रहे हैं स्मैक की वजह से। अगर पुलिस ढंग से चाहे तो क्या स्मैक बिकना बंद नहीं हो सकता? ये बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन स्मैक को बेचने वालों को कोई टाइट नहीं करता। और जिसमें राजनीतिक लोग हैं उनका भी मेरे को लगता है सहमति है, मौन सहमति। अगर सहमति नहीं है तो वो मौन है, और अगर या तो मौन सहमति है या मौन है, दो में से कोई एक स्थिति है। अदरवाइज पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि स्मैक बिकने दे। स्मैक से युवा बहुत बिगड़ रहे हैं। तो आप सब लोगों के माध्यम से मैं इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि ये स्मैक की बिक्री बंद हो। गंगापुर क्षेत्र में मैंने, और अभी गर्मियों के दिनों में जब मैं जाता था तो मैं देखता हूँ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट कहाँ खेल रहे हैं? खेतों में खेल रहे हैं। खेतों में क्यों खेल रहे हैं? स्पोर्ट्स की सुविधा ही नहीं है, गंगापुर में भी नहीं है, गाँव में भी नहीं है। इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में सुविधाएं की बहुत कमी है। खेल की सुविधाएं आप देखो, आप खुद फील करते हो कि खेलने की कोई सुविधा नहीं है, वॉक करने की सुविधाएं नहीं है। तो एक ये सुविधाएं विकसित होने की आवश्यकता है। इसी प्रकार आवागमन की सुविधा है। गंगापुर के आसपास के जो गांव है वहां पर कोई बस की सुविधा नहीं है, या तो आदमी मोटरसाइकिल से आया, टैक्सी टेम्पो भी अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो बहुत ही आवागमन की सुविधा तो गंगापुर से रहना चाहिए हर जगह के लिए, लेकिन वो भी सुविधाएं नहीं है। और गांव के लोग ये कहते हैं कि भाई आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, कोई भी आपको लोन सैंक्शन कराना है, बिना पैसे भ्रष्टाचार के काम नहीं हो। और लोग बहुत ज्यादा कुपित है इस बात से, लोग दुखी है, और उनको लगता है कि हमने वोट देके कोई फायदा नहीं कराया हमारा। वोट लेने वाले लोग वोट लेके जाते हैं, उसके बाद में उनकी कोई मदद नहीं करते, भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगाते, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये इस तरह की एक आम फीलिंग आप लोग भी फील कर सकते हैं। जितने भी गांव है उनमें कोई मिल बैठकर बात करने की कोई एक सामूहिक स्थान नहीं है। आज की डेट में आप लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि गांवों में कोई लाइब्रेरी नहीं, कहीं पे बच्चे पढ़ नहीं सकते। मैं तो कहूँगा गंगापुर सिटी में एक पूरा एरिया होना चाहिए जहाँ पे बच्चे हॉस्टल में रह सके सरकार की तरफ से, वहीं पे अच्छी एकदम एयर कंडीशन लाइब्रेरी हो, उसमें लोग पढ़े, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये एक आवश्यकता है। इसी के साथ में जो रोड चौड़ा हुआ अभी गंगापुर से श्री महावीर जी के लिए, उधर सोप से लेकर छान के लिए, उसमें बहुत सारे मकान टूटे तो किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। घर जो बना हुआ है आबादी की लैंड पर, वो बहुत पहले के घर है। उनमें जो घर टूटने वाले को घर रोड चौड़ी कर रहे हो, अच्छी बात है, जरूरत है, लेकिन मुआवजा तो दो। तो मुआवजा दिया नहीं जा रहा है। ग्रामीणों को कहना है पुलिस आके डंडे और मारेगी। तो जो हमारे राजनेता है उनको लोगों के साइड में खड़ा होना चाहिए, उनका पक्ष लेना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो ऐसा कोई पक्ष नहीं हो रहा। तो ये कुछ बिंदु थे जो मेरे को लगा कि विधानसभा क्षेत्र में है, और इसके संबंध में मैं आप सब लोगों से बात करूं, और ताकि हम लोगों तक इन बातों को पहुंचाए। सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जो मूलभूत चीजें हैं वो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी लैकिंग है, और ये चीजें ठीक से संपादित नहीं हो रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता था। अब आप यदि कुछ मेरे से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ। सर, आपने दर्जन भर समस्याएं गिनाई है गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र, तो इनको आप किस प्रकार से देखते हैं और आगे इनका कैसे समाधान होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके? देखो,
एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार का जो बजट है, इस साल का जो बजट 45.03 लाख करोड़ का था। राजस्थान सरकार का बजट 3.9 लाख करोड़ का था। इनमें अगर वोटर का भाग दे दो, वोटर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना जो वोटर थे वो करीब 91 करोड़ के आसपास वोटर थे 2019 में। राजस्थान में 4.17 करोड़ वोटर थे। इन वोटरों का अगर भाग दे देते हैं तो एक वोटर के हिस्से में एक साल में 1.43 लाख रुपीस का बजट आता है। और बजट कैसे आ रहा है? हम सब लोग जितने भी लेती है और उसको फिर बजट के रूप में देती है। अब ये 1.43 प्रति वोटर प्रति वर्ष, इसमें मान लीजिए 70% पैसा मिलिट्री, पुलिस, शिक्षा, हॉस्पिटल या बहुत आवश्यक चीजों में चला जाता है। तो 30% पैसा, 30% धनराशि विकास के कार्यों में खर्च होती है। और वो 30% राशि 43,000 रुपये प्रति वोटर प्रति वर्ष। और भी उसको आसानी के लिए समझ लें कि 40,000 वोटर, 40,000 रुपये प्रति वोटर प्रति वर्ष। अब यहाँ पर जहाँ भी 1,000 वोटर है, 1,000 वोटर का मतलब 4 करोड़ रुपए का काम। गंगापुर विधानसभा में इस समय 2.5 लाख से ज्यादा वोटर। सर माफ करना, मैं आपको टोकना चाहूँगा। आपने पूरे क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की सभी तरह की मांगें उठाई है। देखने में आता है कि अब तक जितने भी एमएलए हुए, जितने भी नेता हुए, बातें तो करते हैं लेकिन धरातल पे आज तक कहीं काम नजर नहीं आ रहा। मैं आप एक मिनट मेरा उसको पूरा कर लूँ जी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 40,000 रुपये प्रति वोटर प्रति वर्ष का बजट विकास कार्य में खर्च होता है। अब जैसे यहाँ पर 2.5 लाख वोटर है, ऐसे मान लो, तो 2.5 लाख को 40 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 10,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ के काम, या कितना, 1,000 करोड़ या 10,000 करोड़? 1,000 करोड़। तो 1,000 करोड़ रुपए का काम अगर गंगापुर विधानसभा में हर साल हो तो कितने बड़े काम हो सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पैसा उपलब्ध है, सरकार दे रही है, लेकिन अगर हमारे यहाँ के नेता कॉम्पिटेंट नहीं है या उनकी इच्छा नहीं है या कोई और कारण से वो लोग नहीं कर पाते हैं तो वो पैसा दिल्ली में मेट्रो बन जाएगी या कलकत्ता में कुछ और काम होगा, बॉम्बे में कुछ और काम होगा, महाराष्ट्र में काम हो जाएगा, आपके राजस्थान में काम नहीं होगा। जो हमारे एमपी महोदय है वो कभी झांकते भी नहीं है इस तरफ कि हमारे यहाँ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। उनको कोई मतलब ही नहीं है, वो एमपी बन के चले गए, उनको कोई लेना देना नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? वो बात ही नहीं करेंगे। इस प्रकार जितने भी जो हमारे राजनेता है या जो हमारी निकाय है, उनके जो चेयरमैन ये लोग हैं, इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा तभी काम दिखेगा। मैंने आपको जितने भी काम गिनाए हैं, मैं पूरा पर्सनल सर्वे करने के बाद ये बात बता रहा हूँ कि ये रियल में बातें हैं। अगर हमारी विल पावर अच्छी होगी, जनता क्वेश्चन करेगी और नेताओं में विल पावर होगी और नेता रियल में काम करना चाहेंगे। नेता लोग क्या है, नेता बनने के बाद में वो अपने व्यापार को ज्यादा करने लगते हैं और सेवा को कम करने लग गए हैं। तो वो सेवा पर ज्यादा ध्यान दें तो मेरे को लगता है काम बिल्कुल संभव हो सके। तो ये आप जो प्रश्न पूछ रहे थे उसके जवाब में दे जी। गंगापुर सिटी में बहुत विभिन्न समस्याएं हैं। जो चंबल का पानी की आप बात कर रहे हो लाने की सिंचाई के लिए, जब इस परियोजना को आप 33% डिपेंडेबिलिटी पे बनाते हो तो केंद्र सरकार को, जो वसुंधरा जी सरकार, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री है पूरी, उन्होंने बना के भेजी, तो फिर इसमें क्या अड़ंगे अटकाए जा रहे हैं? देखो इसमें राज्य सरकार, एक सवाल, राज्य सरकार का प्रथम फेज का काम ढोंगरी डैम का है, उसको राज्य सरकार पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? प्रथम फेज के काम को छोड़ के दूसरे फेज के कार्य अशोक गहलोत ने ले लिए हैं, काम को क्यों अटका रहे गहलोत साहब? देखो इसमें दोनों चीजें हैं। पहले आपने बोला कि गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर ने बहुत सारी चिट्ठी मैंने देखी है, आप देख सकते हो। प्रथम फेज का काम, उन चिट्ठियों को उन्होंने लिखा कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे ताकि राजस्थान गवर्नमेंट को वित्तीय सपोर्ट मिल सके सेंट्रल गवर्नमेंट से। अभी तो आपने, वो कार्य नहीं हो रहा है। अभी आपने कहा राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित करवाना चाहते हैं? पैसे के लिए? राष्ट्रीय परियोजना दो कारण है। एक कारण है कि वित्तीय सहायता मिलेगी और दूसरा जितने भी जो एनओसी आती है इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की, वो एनओसी बहुत आसानी से मिल सकेगी। तो वो एनओसी हो सकता है कि डुंगरी डैम के लिए एनओसी मिलने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ये मैं इसको पक्की तरह से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि डुंगरी डैम का कार्य प्रारंभ हो
ताकि सिंचाई का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। एक बात और पूछना चाहूँगा कि पूर्वी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने उन्होंने तो काम करवाए पूर्वी राजस्थान में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बने उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, जबकि सारी सीटें यहाँ से जिता के भेजी है उनको। देखो, कोई भी जो मुख्यमंत्री है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री है, ना कि पूर्वी राजस्थान ना पश्चिमी राजस्थान। पानी तो जरूरी है, उसको लिए हर नागरिक बराबर है, उसको सभी नागरिकों के सम्मान में जो काम करने वो काम करना चाहिए। चंबल सवाई माधोपुर नादौती पेयजल परियोजना 2003 में सैंक्शन हुई, उसके जो पानी के वो इंटेक वेल है जो नदी का अंदर कुआं है वो भी 2005-04 में उसका सिस्टम तैयार हो गया, लेकिन 2008 में पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा ने हठधर्मिता के कारण स्वीकृति नहीं दी, 2008 में दी। उसके ऊपर भी कुछ कहेंगे और सही ढंग से पानी नहीं आ पा रहा उसका। देखो, ये इसमें 2004 में 150 MLD पानी उत्पादन होना चाहिए। SPML फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया, SPML से कुछ डिस्प्यूट हो गया है और वो डिस्प्यूट होने के कारण अभी तक भी राजस्थान देख रहे सब दृश्य हुआ बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से इस वक्त मैं मौजूद हूँ होटल मंगलम में, यहाँ से मैं आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से आज रघुवीर जी मीणा पूर्व ADRM उनके द्वारा कॉन्फ्रेंस मीडिया कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया कॉन्फ्रेंस वो की जा रही है। जो गवर्नमेंट में है जल शक्ति मंत्री, तो उनको तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को तुरंत स्वीकृति देने के लिए जो संभव कोशिश है वो करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो ये राजस्थान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप जन सेवा में क्यों आना चाहते हो? प्रशासनिक सेवा से आप खाली काम ये ग्राम विकास संस्था से जुड़े हैं। उसके बाद में आपने 500 का मुद्दा उठाया था, अब ये लेटेस्ट ERC का मामला। आपने इतनी सारी समस्याएं जुड़ाई जो विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करती है पूरी से, तो क्या आप राजनीति में आना चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल राजनीति में आना चाहता हूँ। राजनीति मेरे को ये लगने लगा 2020 के बाद से कि विभिन्न जो हमारे राजनेता लोग हैं वो सही ढंग से चीज़ों को निष्पादित नहीं कर रहे। इसलिए मेरा तो मुख्य काम था कि मैं समाज की सेवा करूं, लेकिन मेरे को ये लगता है कि राजनीति में आके आप ज़्यादा बड़ी समाज के हित कर सकते हो। इसलिए मेरा पूरा उद्देश्य है कि ये जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनावों में आऊँगा और मैं आप सब के माध्यम से जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे को समर्थन दे और आप सब भी मेरे को समर्थन दें। क्या आपके मुद्दे रहेंगे सर आपके? कौन से अभी आप तो विधानसभा के इलेक्शन नजदीक आ चुके हैं और मेरे ख्याल से दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं उन पार्टियों ने अपने चुनावी से आप किस तरह विकास रखते हैं? आप मैं कांग्रेस पार्टी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे और कांग्रेस पार्टी का मैं यहाँ प्रत्याशी बनूँ गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से। यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो उसके बाद में विचार करेंगे। हमने पीलोदा गांव में 4 जून को मीटिंग करी थी और पूरे गांव का समर्थन और सहयोग मुझे मिला। उन्होंने कहा कि आप जिस भी पार्टी से आना चाहें वो आप आइए और पास में 8-9 गांव और है, उन गांव की तरफ से भी मेरे को पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि आप एकदम आप चुनाव में आइए और जितने 24 गांव हमारे पासना डैम कमांड एरिया के पड़ते हैं वहाँ से मेरे को हर संभव सहयोग का पूरा आश्वासन मिला हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस विधानसभा में जरूर इलेक्शन लड़ूं। आपने अभी ये बात कही थी कि क्षेत्र में विकास नहीं हो रही, समस्याएं बहुत सारी है, पानी की हमने समस्याएं, ड्रेनेज सिस्टम में लेकिन सारी समस्याएं बताई है। तो इन समस्याओं को आप कैसे देखते हैं, उनका निराकरण कैसे संभव होगा? क्या पिछले टाइम पे जो भी जनता ने कोई काम नहीं किया या सरकारें रही है उन्होंने काम नहीं किया? देखो, मैं आपको मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैं गांधी धाम एक जगह है, वहाँ पे मेरे को रेलवे में, पहले मैं रतलाम में था, वहाँ मैंने ISO इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छा काम किया, मेरे को बोर्ड का अवार्ड मिला, फिर मेरे को 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला। वो खराब जगह मेरे को इसलिए भेजा सरकार ने कि आप उसको सही करें, और मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया। और अभी मेरे को बड़ी खुशी है कि मैंने जहाँ मैं गया उन जगह को मैंने एकदम कायाकल्प कर दिया, उनको पलट दिया। तो मेरे में अपने आप में मेरे को इतना विश्वास है कि जिस चीज़ को मैं लूँगा हाथ में मैं उसको अच्छा कर दूँगा। तो इस समय तो ये जितनी भी जो प्रॉब्लम मैंने आपको गिनाई
इनको मैं 100% आपको बताता हूँ कि मैं इनमें बहुत कुछ चेंज करूंगा जिससे आपको अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन ये था कि इस समय जो सत्ता की बात हो रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इसका मतलब वो काम नहीं करे। ये एकदम सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये जितनी मैंने समस्या गिनाई है, अगर कोई बता दे कि हमने गलत समस्या गिना दी, ये समस्या आप भी रोज फील करते हो, गंगापुर में रह रहे हैं, तो ये जितनी समस्या है इनको देख के लगता है कि जनप्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं स्थानीय जनप्रतिनिधि को। आरोप का ये तथ्यात्मक बात है, इसमें कोई आरोप की बात नहीं है, ये तो ट्रुथ है। जैसे कि भाई सूरज उगता है तो उजाला होता है, नहीं उगता है तो अंधेरा होता है, तो ये सब अब ये कहो कि अंधेरा होना किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, ये तो ट्रुथ है। आप क्या विजन लेके चल रहे हो आप आगामी विधानसभा? हमारा विजन यही है कि हम लोग पहला जितने भी ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया, इन सब पर हम एक्शन करेंगे, इन पर कार्रवाई करवाएंगे और लोगों की, नागरिकों को जो स्थिति है उसको बेहतर बनाएंगे। नशे को लेके और बता दो। नशे राह बड़ी कठिन है। मिलते हैं दोस्तों अगली खबर अपनी लाइव न्यूज़ से रास्ता पर। अलविदा दोस्तों।